जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इसको हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं और हम देखते हैं कि उसके पीछे रीज़न क्या होती है और साइंटिफिक कैलकुलेशन कौन सी इन्वॉल्व है और किस तरह से हमें डेली लाइफ में या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। जॉन नेपियर डॉपलर एक साइंटिस्ट था। 1842 में इसने डॉपलर्स इफेक्ट को डिस्कवर किया और इसकी कैलकुलेशन की बेसिस पे आप जितने आउटर स्पेस में सैटेलाइट्स होते हैं, उसके अलावा स्टार्स हैं और इसके अलावा मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब डॉपलर्स इफेक्ट है क्या? याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट की एक वो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो खुद प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसे हम लोग रियल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, और एक वो फ्रीक्वेंसी होती है जो आप लोगों को सुनाई देती है, जिसे मैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी का नाम दे सकता हूँ। डॉपलर्स इफेक्ट है क्या? एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और लिसनर और बोथ ऑफ देम इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। फर्ज किया मेरे पास यहाँ पे एक साउंड सोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, और इधर कोई लिसनर या कोई ऑब्जर्वर मौजूद है जो उस आवाज को सुनेगा। ठीक है, अब अगर ये सोर्स रेस्ट पे है, रुका हुआ है, ऑब्जर्वर और लिसनर भी रुका हुआ है, तो जो आवाज ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा वही फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी। लेकिन रियल लाइफ फिनोमेना में हम समझते हैं कि कभी भी ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि वो हर दफा ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हों। कभी कभार ये सोर्सेज मूव कर रहे होते हैं, कहीं पे लिसनर मूव कर रहा होता है और कहीं पे दोनों मूव कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि उनकी रिलेटिव मोशन की वजह से एपरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा और उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकेंगे। पहले हम पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि लेट्स से आपका लिसनर रुका हुआ है, वो रेस्ट पे है, लेकिन सोर्स मूव कर रहा है। तो सोर्स आपका क्या ख्याल है किधर किधर मूव कर सकता है? या तो ये जाएगा टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर और ये जाएगा अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर। केस नंबर 1 हमारे पास ये आ गया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अब मैं सोर्स को रेस्ट पे रख लेता हूं, लेकिन लिसनर को मैं मूव करवाता हूं उसी तरह से, या टुवर्ड्स द सोर्स और अवे फ्रॉम द सोर्स। अब आपके दो केसेस हो गए, हर केस में हमने दो दो पॉसिबिलिटीज देखी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सोर्स भी मूव करे, लिसनर भी मूव करे, या ये दोनों मूव करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर, या ये मूव करेंगे अवे फ्रॉम ईच अदर। पहले हम इसके रिजल्ट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। केस नंबर 1 हमने कहा सोर्स इज मूविंग। अब बताइए जरा सोर्स किधर मूव कर रहा है? शाबाश, टुवर्ड्स लिसनर। नंबर 1 टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, और दूसरे केस में क्या हो सकता है? अवे फ्रॉम दी स्टेशनरी लिसनर। अच्छा, ये 1 की दो पॉसिबिलिटीज हम यहाँ कुछ इस तरह से देखेंगे। द फर्स्ट वन वाज टुवर्ड्स एंड सेकंड वन वाज अवे फ्रॉम दी स्टेशनरी लिसनर। अच्छा, 1 के बाद दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास एक और हो सकती है। वो क्या होगी? लिसनर इज मूविंग। लिसनर किधर किधर मूव कर सकता है? या टुवर्ड्स, आइदर अवे और टुवर्ड्स। किसके? सोर्स, स्टेशनरी। नंबर 1 हो सकता है इसमें ए पार्ट में टुवर्ड्स द सोर्स, और दूसरा क्या हो सकता है बताइए जरा, शाबाश आप लोग। अवे फ्रॉम द सोर्स हो सकता है। देन उसके बाद तीसरी एक और पॉसिबिलिटी है। वो क्या हो सकता है? बोथ सोर्स एंड लिसनर। लाइक बोथ का मतलब क्या हुआ? हम सोर्स पे भी बात कर रहे हैं और लिसनर पे भी बात कर रहे हैं। आर मूविंग, किधर किधर मूव कर सकते हैं बताएं? या तो ये टुवर्ड्स ईच अदर जाएंगे या अवे फ्रॉम ईच अदर जाएंगे। तो आप लोग
गेस करके बताइएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और क्या चेंजेस आएंगे। फर्ज किया जो आवाज सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसको मैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का नाम दे देता हूं और वो फ्रीक्वेंसी जो लिसनर या ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं। अब यहां से जब आप देखें सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, जिस स्पीड के साथ सोर्स मूव करेगा उसको हम नाम दे देंगे ए का। जिस स्पीड के साथ लिसनर मूव करेगा उसको हम नाम दे देंगे बी का। और जिस स्पीड के साथ साउंड ट्रेवल कर रही है उसको हम नाम दे देंगे वी का। तो याद रखिएगा जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, मतलब साउंड भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और सोर्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है v माइनस ए। लेकिन जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। इसी तरह से जब लिसनर मूव करके आ रहा है टुवर्ड सोर्स और साउंड जा रही है यहां से इस डायरेक्शन में, तो वो बनेगा v प्लस बी। और जब दोनों राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो बनेगा v माइनस बी। अब आपको मैं प्रैक्टिकली इसको इलैबोरेट करके बताता हूं कि किस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इसको रन लॉक कीजिए। थैंक यू। अब लेट्स से मेरे पास यहां पे एक साउंड क्लिप है जो कि सायरन की फॉर्म में है। यहां से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हम इसके नजदीक आएंगे, लाइक लेट्स से हम अपनी रिकॉर्डिंग उसके मोबाइल के पास आ रहे हैं, तो जैसे हम दूर से नजदीक आ रहे हैं आवाज की एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और जैसे ही मैं इससे दूर जा रहा हूं तो आवाज की एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि थैंक यू। अब अगर आप इस सारी सिचुएशन में चेक करें, मेरे पास ओरिजिनल पॉइंट वो था जहां से हम वीडियो रिकॉर्ड करें। जब हम इससे दूर थे आहिस्ता आहिस्ता हम नजदीक आना शुरू हुए। अब इसमें पूरे फिनोमेना में हुआ क्या, हमारा लिसनर ये वाला मोबाइल फोन है जहां पे रिकॉर्डिंग हो रही है, सोर्स वो मोबाइल फोन था जहां पे हमने वीडियो लगाई हुई थी। अब अगर आप चेक करें तो जब सोर्स मूव करके जा रहा था इधर, उस वक्त चेंज किस चीज में आई, नंबर ऑफ वेव्स तो दो ही प्रोड्यूस कर रहा है, सो जब नजदीक जाएगा स्टिल दो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये दोनों वेव्स आपस में श्रिंक हो जाएंगी। श्रिंक होने का मतलब ये है अगर ये इतना पाथ बच गया तो स्टिल दो वेव्स प्रोड्यूस हो। अब यहां इसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, इधर पहुंच के वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी आया है इस केस में, उसकी वजह क्या थी, चेंज इन वेवलेंथ था। मतलब जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ चेंज होगी और जब लिसनर मूव करेगा तो वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब अगर हम फाइंड करना चाहें, आप फार्मूला लिखते होते हो v is equal to f lambda, so f will become equal to v divided by lambda। अब जो न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी f प्राइम वो इक्वल होनी चाहिए v डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम, ऐसे ही है। और अगर आप v is equal to f lambda देखते हैं, लैम्डा को आप v by f लिखते हैं, तो नई वेलोसिटी क्या हो गई, हमने कहा दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, ये बनेगा v डिवाइडेड बाय न्यू वेलोसिटी बनेगी v माइनस a डिवाइडेड बाय f। तो जब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे f ऊपर चला जाएगा, सो आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी f प्राइम इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v माइनस a मल्टीप्लाई बाय f। ये उस वक्त फ्रीक्वेंसी आएगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब इसी में अगर आप व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा, तो उस केस में क्या होगा, जब ये सोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, नंबर ऑफ वेव्स स्टिल दो प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन ये वेव्स क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी। एक्सपेंड होने से लैम्डा इंक्रीज हो गया, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये v माइनस a की जगह क्या बन जाएगा, v प्लस a। तो इसका मतलब है एपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स इज मूविंग
away from the stationary observer, in that case can be written as f prime equals to v divided by v plus a multiplied by f. यहां तक सबको समझ आ गया? हमने कहा कि हमने लिसनर को रेस्ट में रखा हुआ था और सोर्स को मूव करवा रहे थे। केस नंबर 1A में हमने सोर्स को मूव करवाया था टूवर्ड्स आने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, सोर्स भी मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, दोनों की डायरेक्शंस आपस में सेम है। सेम डायरेक्शंस में रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। तो आपने जो न्यू रिलेटिव वेलोसिटी लिखी थी वो v माइनस a लिखा था, और क्योंकि इस केस में आपका चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ लैम्डा में चेंज आ रहा है, तो इस वजह से हमने इसे v माइनस a डिवाइड बाय f किया और सॉल्व करके ये लिखा। जब इसी को हम अवे लेके जा रहे थे तो रिलेटिव वेलोसिटी अब v प्लस a बन गई है, तो फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? लिसनर इज मूविंग। लिसनर किधर मूव कर सकता है? आइदर वो जाएगा टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स या ये जाएगा अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। लेकिन जब ये टुवर्ड्स और अवे जाएगा तो चेंज किस में आना चाहिए? देखिए नंबर ऑफ वेव्स ये कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? 2। अब ये ऑब्जर्वर यहां से मूव करके यहां पहुंच जाए तो इन दोनों के दरमियान कितनी वेव्स बच जाएंगी? सिर्फ एक वेव बचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। और वो फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे आ रहा है अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, पहले हमने v माइनस a और v प्लस a कहा था, इस केस में v माइनस b और v प्लस b आएगा क्योंकि इस दफा आपका लिसनर मूव कर रहा है। अब जब ये टुवर्ड्स आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड और डायरेक्शन ऑफ लिसनर एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो बनेगा v प्लस b, और जब ये अवे जाएगा तो वो क्या बनेगा? v माइनस b। सो अगर मैं फाइनल रिजल्ट लिखूं तो ये v माइनस a डिनोमिनेटर में आ रहा है, वो v प्लस b किस में चला जाएगा? नोमिनेटर में जाएगा। तो ये रिजल्ट बनेगा f प्राइम इक्वल्स टू, या डबल प्राइम कह लीजिए, दैट इज f इज इक्वल टू v इज इक्वल टू f लैम्डा, f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब जो न्यू रिजल्ट आएगा मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, वो बनेगा व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स इट विल बिकम v प्लस p डिवाइडेड बाय v इनटू f। ये केस उस वक्त होगा जब सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी, नहीं सॉरी, लिसनर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। जब ये अवे जाएगा, लेट्स से लिसनर इधर मूव करना शुरू कर दे, तो आप मुझे गेस करके बताइए यहां से क्या चेंज आना चाहिए? जो v प्लस b हो रहा था अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, वो अब सेम डायरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा? v माइनस b हो जाएगा। सो f डबल प्राइम विल बिकम इक्वल टू v माइनस b डिवाइडेड बाय v इनटू f। ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी जो कि यहां पे अप्लाई होगी। पहले वाले केस में चेंज फ्रीक्वेंसी में किस वजह से आ रहा था? ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स, मतलब a की वजह से। दूसरे वाले केस में चेंज किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू द ऑब्जर्वर लाइक b की वजह से। अब तीसरा केस ये हम दोनों को मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स b और अवे b। तो जब दोनों को टुवर्ड्स मूव करवाएंगे तो इसकी टुवर्ड्स वाली और इसकी टुवर्ड्स वाली इक्वेशन कंबाइन होगी, और जब दोनों को अवे मूव करवाएंगे तो इसकी अवे और इसकी अवे की इक्वेशन कंबाइन हो जाएगी। तो अगर मैं न्यू फ्रीक्वेंसी अब लिखूं, व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी विल बिकम इक्वल टू, लेट्स से मैं f ट्रिपल प्राइम कह देता हूं, जो नोमिनेटर में चेंज आएगा वो किस वजह से आएगा? इसकी वजह से, और डिनोमिनेटर में चेंज आ रहा है इसकी वजह से। तो टुवर्ड्स के लिए ये बनेगा v प्लस b डिवाइडेड बाय v माइनस a इनटू f। और इसी को अगर मैं अवे लेके जाऊं, अवे वाली ये पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी कंबाइन हो जाएगी। सो f ट्रिपल प्राइम विल बिकम इक्वल टू v माइनस b डिवाइडेड बाय v प्लस a इनटू f। तो ये आपकी तीन केसेस हैं
जिनकी सब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब आप चेक करें, आपने डॉपलर्स इफेक्ट को अप्लाई किया और एक्सपेरिमेंटली भी आपने ऑब्जर्व किया कि अगर आप ऑब्जेक्ट को देख ना सकते हो, स्टिल उसकी आवाज सुन के आप गेस कर सकते हैं कि आइदर वो टुवर्ड्स जा रहा है या अवे जा रहा है। ये डॉपलर्स इफेक्ट हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ साउंड वेव। मजे की बात है, ये लाइट वेव्स पे भी अप्लाई होता है। अगर आप लाइट वेव्स में जाके अप्लाई करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट रिलीज हो रही है, आप उस लाइट को स्टडी करके बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहे हैं या आपसे अवे जा रहे हैं। आउटर स्पेस में जितने स्टार्स हैं उनकी मोशन को हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनकी मोशन को स्टडी कर सकते हैं, इवन जो एरोप्लेन्स मूवमेंट होती है, रडार मूवमेंट होती है, रडार की वजह से आप डिटेक्ट करते हैं, उसका भी बेसिक प्रिंसिपल डॉपलर्स इफेक्ट ही होता है, क्योंकि डॉपलर्स इफेक्ट की बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है। आप अक्सर देखते हैं ना कि आप कहते हैं ना ये एरोप्लेन इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एरोप्लेन हमें नजर तो नहीं आ रहा होता, तो उसके पीछे क्या कैलकुलेशंस होती हैं? कैलकुलेशंस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट, जो आपको बताएंगी कि ऑब्जेक्ट की मोशन टुवर्ड्स है, अवे है और किस स्पीड के साथ है, इवन वो भी पॉसिबल होता है। अब यहाँ तक किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ यू